नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट चैनल। मैं हूं आशित त्यागी। पेश करते हैं आज का बुलेटिन। सबसे पहले हम बात करते हैं खबरों के पोस्टमार्टम की। खबरों के पोस्टमार्टम में आज मैनपुरी की चर्चा न करें ऐसा हो नहीं सकता। आप और हम सभी जानते हैं कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने चुनाव जीत लिया है। वहीं कहा जा रहा है कि मैनपुरी की जनता ने अपने नेता दिवंगत मुलायम सिंह यादव को एक एक वोट श्रद्धांजलि के रूप में डिंपल को दी है। डिंपल ने एक बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीता है। डिंपल के बारे में कहा जाता है कि डिंपल राजनीति में कभी नहीं आना चाहती थी। उनके ससुर और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव भी नहीं चाहते थे कि परिवार की बहू राजनीति में आए, लेकिन मजबूरी बनी। पहले बता देते हैं कि डिंपल और अखिलेश के रिश्ते कैसे बने, कैसे उनके संबंध बना। पढ़ाई के दौरान जब अखिलेश यादव 21 साल के थे तो उनकी मुलाकात डिंपल से अपने एक दोस्त के घर पर हुई। उस समय डिंपल 17 साल की थी और स्कूल में थी। पहली ही नज़र में दोनों को एक दूसरे को पसंद करने लगे। मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। अखिलेश अक्सर अपने उसी दोस्त के घर डिंपल से मिलने जाया करते थे। इसके बाद अखिलेश विदेश चले गए पढ़ने के लिए, लेकिन बातचीत का इनका जो दौर था वो बंद नहीं हुआ, चलता रहा, लगातार जारी थी। ये लोग एक दूसरे को कार्ड्स भेजते थे, गिफ्ट भेजते थे, लेटर भेजते थे। दोनों में प्रेम हो चुका था और अब दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों ही परिवार इस शादी के खिलाफ थे। डिंपल के पिता सैनिक पृष्ठभूमि से हैं, सेना में थे। वो एक पॉलिटिकल फैमिली के साथ रिलेशनशिप नहीं चाहते थे। इधर मुलायम सिंह यादव बिहार के बड़े नेता लालू सिंह यादव की बेटी से अखिलेश का रिश्ता कराना चाहते थे। लालू यादव इसकी पहल भी कर चुके थे। उन्होंने रिश्ते की बात चला भी दी थी। अखिलेश यादव अपने पिता से इस बारे में बात कर नहीं पा रहे थे। उन्होंने एक रास्ता ढूंढा। अखिलेश ने अपनी दादी से इस बारे में बात की, डिंपल की फ़ोटो दिखाई। दादी को डिंपल पसंद आ गई। दादी ने हरी झंडी दे दी। इसके बाद दादी ने ही मुलायम सिंह यादव से अखिलेश और डिंपल के रिश्ते की बात की। फिर दोनों परिवारों में बात बनी और 24 नवंबर 1999 को इन दोनों ने शादी कर ली। एक प्रेम विवाह था। आज भी डिंपल यादव को अपने परिवार के प्रति समर्पित बहू माना जाता है। उनका एक अलग सम्मान है परिवार में। वो पूरा परिवार ही उनका सम्मान करता है। तो जैसे मैंने बताया, मुलायम सिंह यादव डिंपल को राजनीति में नहीं आने देना चाहते थे। उनका मानना था कि जब तक बच्चे बड़े ना हो जाएं, बच्चों पर ध्यान रखा जाए। आज अखिलेश और डिंपल को 2 बेटी और 1 बेटा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री होने के बाद भी अखिलेश यादव और सांसद होने के बाद भी डिंपल यादव अपने बच्चों को लगातार समय देते रहे। अब बात करते हैं कि आखिर डिंपल राजनीति में क्यों आई। शादी के 10 साल हो चुके थे। वर्ष 2009 में पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था। दरअसल उस वक्त अखिलेश यादव ने कन्नौज और फिरोजाबाद 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों पर जीत गए थे। उन्होंने फिरोजाबाद सीट छोड़ दी थी, इसलिए वहाँ उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में सपा ने डिंपल यादव को उतारा था। ये बिल्कुल पहली बार था कि डिंपल यादव घर की चौखट पार करके वोट मांगने के लिए जनता के बीच थी। वो अपने पति के लिए भी प्रचार करने कभी नहीं गई थी। उनके सामने कांग्रेस ने राजबब्बर को उतारा था। डिंपल यादव अपना पहला चुनाव हार गई थी। कांग्रेस के राजबब्बर उस चुनाव को जीत गए थे। 2012 में अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। मात्र 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले सबसे युवा होने का जो दर्जा है वो अखिलेश यादव के पास है। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो फिर से कन्नौज सीट खाली हुई। कन्नौज से सांसद थे वो। कन्नौज सीट पर उपचुनाव हुआ। इस बार फिर से
अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और चुनाव में उतार दिया। यहां यह हुआ कि कांग्रेस, भाजपा और बसपा ने उनके सम्मान में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। जो 2 निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया। पहली बार लोकसभा पहुंची डिंपल यादव, वो भी निर्विरोध। ये राजनीति में आपसी सूचिता का एक उदाहरण था कि उनके सम्मान के लिए किसी भी बड़े दल ने उनके सामने प्रत्याशी नहीं उतारा था। वर्ष 2014 का चुनाव आया। पूरे देश में मोदी और भाजपा की लहर चल रही थी। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव पर फिर से विश्वास किया और उन्हें कन्नौज से ही मैदान में उतार दिया। उनका मुकाबला भाजपा के सुब्रत पाठक से था। पूरे देश में मोदी की आंधी आई हुई थी। जगह जगह, सब जगह से वोटें भाजपा की निकल रही थी, प्रत्याशी भाजपा की जीत के आ रहे थे। लेकिन डिंपल यादव ने उस आंधी में भी भाजपा के सुब्रत पाठक को लगभग 19,000 वोटों से हरा दिया था। 5 साल सांसद रही। 2019 का चुनाव आया। 19 के चुनाव में फिर से मुकाबला सुब्रत पाठक और डिंपल यादव के बीच था, लेकिन इस बार डिंपल यादव चुनाव हार गई। 12,353 वोटों से उन्हें हार स्वीकार करनी पड़ी और सुब्रत पाठक चुनाव जीत गए। कन्नौज सीट सपा के हाथ से चली गई। अब 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली हुई। लोकसभा उपचुनाव हुआ। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैदान में उतार दिया। भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज शाक्य को उतारा। एक बहुत बड़े अंतर से, लगभग 2,80,000 वोटों के अंतर से डिंपल यादव चुनाव जीत गई हैं। वो फिर से संसद में बैठेंगी। तो ये एक घटना मुझे आपको बतानी थी कि कैसे एक प्रेम विवाह के बंधन में बंधने के बाद डिंपल यादव अब देश की लोकसभा में बैठेंगी। खबरों के पोस्टमार्टम में दूसरी जिस घटना का जिक्र करना चाहता हूं वो बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार के एक IPS अधिकारी हैं अमित लोढ़ा, जिन्होंने खाकी द बिहार चैप्टर नाम से एक वेब सीरीज बनी है। ये वेब सीरीज अमित की लिखी हुई किताब पर बनी है। उनकी किताब का नाम है बिहार डायरीज। इस किताब पर आधारित वेब सीरीज है जो दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है। लेकिन इसके लेखक और बिहार कैडर के चर्चित IPS अधिकारी अमित लोढ़ा की मुश्किलें बढ़ गई। सरकारी पद पर रहते हुए बिजनेस करने और ब्लैक मनी के इस्तेमाल के आरोप में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। वो इस समय मगध रेंज में इंस्पेक्टर जनरल के पद पर हैं। बता दूं कि अमित बिहार के सबसे चर्चित अधिकारियों में से एक हैं। 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। 2006 में चर्चा में आए थे जब इन्होंने शेखपुरा के गब्बर सिंह से नाम से मशहूर बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर अशोक महतो और उसके दोस्त पिंटू महतो को गिरफ्तार कर लिया था। अशोक महतो और पिंटू महतो के खिलाफ 2 पुलिसकर्मियों समेत 15 लोगों की हत्या का आरोप था। ये एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी थी। इस घटना के बाद अमित को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और इंटरनल सिक्योरिटी मेडल भी मिला था। अमित की पढ़ाई IIT से है। अमित खुद एक बार बता चुके हैं कि IIT में पढ़ने के दौरान वो डिप्रेशन में आ गए थे। हीन भावना उनके अंदर आ गई थी। वो अपने आप को अनफिट पाते थे। इसके बाद उन्होंने UPSC का रुख किया। अपने नाना से प्रभावित होकर अमित UPSC की तरफ गए थे और मात्र 25 साल की उम्र में पहले ही बार के प्रयास में उन्होंने परीक्षा पास कर ली थी। बिहार कैडर से पहले वो राजस्थान में गए। अमित की पहचान एक और तरीके से भी होती है कि अमित जो IPS अधिकारी अमित हैं, इनकी बड़े लोगों में, सेलिब्रिटीज़ में बहुत उठबैठ है। लाइमलाइट में रहते हैं, हमेशा चर्चा में रहते हैं, अपनी लाइफस्टाइल की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। सबसे अच्छी बात ये थी, ये कहा जाता है कि अमित किसी भी पीड़ित व्यक्ति को अपने घर का लैंडलाइन नंबर भी दे दिया करते थे। अगर इमरजेंसी है तो आप घर पर भी बात कर सकते हैं। काम है, ड्यूटी में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। बिहार पुलिस में अपने कार्यकाल के दौरान घटनाओं और अनुभवों को उन्होंने कहानियों का रूप दिया और किताब का नाम रखा बिहार डायरीज। इसी को लेकर बिहार द चैप्टर नाम की वेब सीरीज बनी। जो लोग तो उसे पसंद कर रहे हैं, लेकिन विभाग कानून से चलता है और कानून के मुताबिक अमित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। आगे क्या होगा ये देखना होगा।
पोस्टमार्टम में तीसरी खबर हिमाचल प्रदेश से है। हम सभी जानते हैं कि हिमाचल और गोवा में विधानसभा चुनाव हुए थे। गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, 150 वोट जीत गए वो। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में बहुमत हासिल किया है, 40 सीटें जीती हैं। चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में मुश्किल में है। केंद्रीय नेतृत्व के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है पार्टी की तरफ से सीएम चुनना। प्रभारी के रूप में राजीव शुक्ला, भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिमला पहुंच चुके हैं। सभी विधायकों से आज मीटिंग होगी, उनकी राय ली जाएगी। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी। लेकिन विधायक दल की बैठक से पहले ही हिमाचल के कांग्रेस के विधायकों के 3 गुट अलग अलग बैठक कर चुके हैं। मुख्यमंत्री को लेकर विधायकों में एक राय बनने की फिलहाल कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ही ले सकता है। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सबसे ज़्यादा चर्चा में है और उनके घर पर ही सबसे अधिक चहल पहल भी है। कांग्रेस नेताओं की माने तो अगले 1-2 दिन में स्थिति साफ हो सकती है, लेकिन अभी तक यही है कि चुनाव जीतने के बाद भी कोई पार्टी परेशान है तो कांग्रेस है। तो दोस्तों, ये था आज का पोस्टमार्टम। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, डिम्पल और अखिलेश की मुलाकात और राजनीति में आना कैसा लगा, ये हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब पेश करते हैं आज का बुलेटिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर में थे। वहां उन्होंने कई हजार करोड़ रुपए की योजनाओं को शुरुआत की है, उनका शिलान्यास उद्घाटन किया है। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा की सफाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 14,000 लीटर सीवर गंगा में डलता था, जो अब नहीं डलता है। जो सीवर पॉइंट था उसको सफाई पॉइंट बना दिया गया है। लोग इसे पसंद करते हैं। भाइयों बहनों, कानपुर कभी उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में विख्यात था। अपने उद्योग धंधों के लिए इस महानगर ने अपनी एक पहचान बनाई थी। न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि उत्तर भारत के नौजवानों और नागरिकों के लिए रोजगार का भी एक माध्यम था। लेकिन 70 और 80 के दशक में कुछ लोगों की नजरें इस महानगर के ऊपर लगी और देश के बड़े 5 महानगरों में कभी गिना जाने वाला कानपुर एक समय अव्यवस्था, अराजकता, बंद होते उद्योग और दुर्व्यवस्था का शिकार हो गया। भाइयों बहनों, अपने इस महानगर को उसकी पुरातन पहचान दिलाने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस एक नए अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, उसमें सबसे पहले इस कानपुर महानगर की जो पहचान थी वह थी पुण्य सलिला मोक्षदायिनी मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने ही प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। इसका उद्देश्य राहुल गांधी की यात्रा को मजबूती देना है। गौतम बुद्ध नगर से इसकी शुरुआत हुई है। प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इसकी अगुवाई की। आज कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिन के अवसर पर पश्चिमी यूपी से निकलने वाली प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ हो गया। पदयात्रा में शामिल यात्रियों ने गौतम बुद्ध नगर जनपद से बिसरक से दादरी तक का पैदल सफर तय किया। पदयात्रा की अगुवाई प्रांतीय अध्यक्ष एवं पश्चिमी यूपी प्रभारी पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने की। पदयात्रा के दौरान प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही देश में सड़कों पर जनता की लड़ाई लड़ रही है। यही कारण है कि ईमानदारी और विकास के काम करने के नाम पर पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में भाजपा को उखाड़कर सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश की बारी है। उन्होंने भरोसा जताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देश भर में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही भाजपा गुजरात तक ही सीमित रह जाएगी। पदयात्रा के दौरान भारी भीड़ उमड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट यूक करवट। गाजियाबाद के
रॉयल किड्स स्कूल में कला और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इसमें वेस्ट मटेरियल से मॉडल बनाकर प्रदर्शित किए गए, दिखाए गए। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रदर्शनी में बहुत छोटे बच्चों ने भाग लिया था। राजनगर स्थित रॉयल किड्स स्कूल में रॉयल रेनेसांस के नाम से विज्ञान एवं कला की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने आविष्कार के मॉडल प्रस्तुत किए। प्रदर्शनी की विशेष बात यह रही कि सभी मॉडल वेस्ट मटेरियल से तैयार किए गए थे। छात्रा अर्पिता ने पुरानी सॉक्स को लेकर स्नोमैन बनाया, तो अविका ने टेलीस्कोप, वैभव ने हाइड्रेट सिस्टम और प्ले ग्रुप की अविका ने बर्ड हाउस बनाकर सबका दिल जीत लिया। वहीं एरिका ने पुरानी चीज़ों से 30 प्रोजेक्टर बनाए, तो शर्व मालवीय ने जंगल सीन बनाकर जंगल का महत्व बताया। ईशान त्यागी ने वेस्ट मटेरियल से एयर पॉल्यूशन डिटेक्टर मॉडल तैयार किया और आवाया ने एयरप्लेन व सार्थक चौधरी ने पुराने इंजेक्शन से हाइड्रोलिक क्रेन, तो रुद्र प्रसाद ने हाइड्रोलिक जैक बनाया। इसके अलावा रति सारस्वत ने पुराने सामान से रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया। कक्षा 1 से 2 के छात्रों को वेस्ट मटेरियल से खिलौने, कक्षा 3 और 4 के छात्रों ने विज्ञान पर आधारित मॉडल, कक्षा 5 से 8 तक के छात्रों ने रोबोट, सजावटी वस्तुएं आदि के मॉडल बनाकर अतिथियों व अभिभावकों की खूब वाहवाही बटोरी। विद्यालय की निर्देशिका डॉक्टर ऋचा सूद ने सभी छात्रों को प्रोत्साहन देते हुए कहा कि हम ऐसे सामान को भी बाहर फेंक देते हैं जिसमें कुछ इनोवेशन कर उपयोग में लाया जा सकता है। हमने यहाँ पर वेस्ट मटेरियल से बच्चों को चीज़ें बनाना सिखाया है, जिसमें पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है। स्पेशली पेरेंट्स का बहुत बड़े वाला थैंक यू, क्योंकि पेरेंट्स ने बहुत इनिशिएटिव लेके अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट किया है। वेस्ट मटेरियल से हमने साइंस के चीज़ें बनाई हैं, वेस्ट मटेरियल से टॉयज़ बनाए हैं। टॉयज़ फ्रॉम ट्रैश बेसिकली हमारी एग्जीबिशन का थीम है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद के मलेरिया विभाग के कर्मचारियों ने आज प्रदर्शन किया। उन्होंने विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि उन्हें पिछले कई महीने से वेतन समय से नहीं मिलता है। देरी से वेतन मिलने से उन्हें परेशानी होती है। कर्मचारी संघ ने चेताया है कि सोमवार से वह लोग अनिश्चितकालीन प्रदर्शन पर चले जाएंगे। समय से वेतन न मिलने से नाराज मलेरिया फाइलेरिया कर्मचारी संघ ने पूर्व घोषणा के तहत सीएमओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मलेरिया कर्मियों ने आरोप लगाया कि पिछले कई महीनों से उनका वेतन समय से जारी नहीं किया जा रहा है। हर माह की 7 तारीख को वेतन जारी किया जाना चाहिए, लेकिन अब कई दिन अधिक हो जाते हैं। कर्मचारियों को समय से वेतन न मिलने से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार कर्मचारी इसकी शिकायत कर चुके हैं, तो वहीं 7 तारीख को भी इस संबंध में नोटिस जारी किया था कि समय से वेतन नहीं दिया गया तो प्रदर्शन किया जाएगा। बावजूद इसके विभागीय स्तर से कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया, जिससे नाराज कर्मचारियों ने आज सीएमओ कार्यालय पर प्रदर्शन शुरू कर दिया और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कर्मचारियों ने कहा कि सोमवार से अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आज का बुलेटिन हमारा कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी से हमें पता चलता है आप हमसे क्या चाहते हैं, हम इसमें क्या सुधार करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।